नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फोकस आईएएस पीसीएस पर। साथियों, आज हमारा आधार सीरीज का डे 11 है और ये बाइलिंगुअल आंसर आपके लिए तैयार कर दिया गया है। देखिए, ये क्वेश्चन दिखने में आसान लगता है, लेकिन जब आप ये वीडियो देखेंगे और ये चर्चा हम करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से उत्तर में अधिक अंक लिए जा सकते हैं और क्यों आप लोगों को एवरेज अंक मिलते हैं या एवरेज से कम मिलते हैं। क्योंकि जैसे आपको पता है कि उत्तर तो सभी लिखते हैं, लेकिन उनमें से कुछ उत्तर जो है थोड़े अलग होते हैं और थोड़े प्रश्न की मांग को अच्छे से समझा पाते हैं। प्रश्न की मांग भी देखिए, एक्सपीरियंस जो छात्र हैं अनुभवी वो पूरा कर देते हैं, लेकिन उस मांग को बिल्कुल ठीक से पूरा करने के लिए आपके पास अनुभव होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए और क्वेश्चंस को पढ़ने की समझ होनी चाहिए। ये क्वेश्चन देखिए, आप पढ़िए। स्वतंत्रता संग्राम में सरदार भगत सिंह के योगदान पर चर्चा कीजिए। तो क्वेश्चन बड़ा आसान लग रहा है दिखने में। सब बता देंगे कि इन्होंने असेंबली में बम फेंका था, भारत नौजवान सभा की इन्होंने स्थापना की थी, एचएसआरए की स्थापना में इनका योगदान था। तो ये सब आसान से पॉइंट हैं, इनको सब बता देंगे तो वो एक आपका एवरेज उत्तर होगा। जैसे 8 अंक का है, अगर आप वो लिखते हैं तो 3 से 3.5 अंक ही मिल पाएंगे। लेकिन अगर आपको चाहिए 4 या 5 अंक, इसमें 4, 4.5 या 5, क्योंकि आपका जो नाम जो है टॉपर्स में तभी होगा जब आप 8 अंक वाले प्रश्नों में किसी में 4 लाते हैं और किसी में 5 और किसी में 4.5। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है, 3, 3.5 नंबर भी आ गए तो वो मैनेज हो जाता है फिर, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि आपको 20 के 20 क्वेश्चन अच्छे से आते हो। इसलिए जो क्वेश्चन आसान है या जो आपके पढ़े हुए हैं या जिनका कंटेंट आपके पास तैयार है, एटलीस्ट उनके आंसर जो है आप एक्सीलेंट देने की कोशिश करें। अब वो आंसर कैसे दिया जाएगा, आप देखिए समझते हैं। स्वतंत्रता संग्राम में सरदार भगत सिंह का योगदान क्या था। देखिए, अगर मैं ये पॉइंट लेता हूँ, आपको ये बताता हूँ कि भाई इन्होंने भारत नौजवान सभा की स्थापना की थी। तो अभी जो मैंने कॉपी चेक की है उसमें क्या लिखा हुआ है कि इन्होंने भारत नौजवान सभा की स्थापना की थी, बच्चों ने इतना लिख के छोड़ा है। लेकिन किसी भी संस्था की स्थापना करना अपने आप में एक योगदान नहीं है। वो संस्था, जैसे ये भारत नौजवान सभा है, वो क्या कार्य कर रही है, समाज में क्या बदलाव ला रही है, और जैसे यहाँ स्वतंत्रता संग्राम है तो इसमें उसका क्या योगदान है, कैसी भूमिका रही, तो ये आपको बताना पड़ेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप पैराग्राफ में तो लिख नहीं सकते, इसको लिखोगे तो आपका टाइम निकल जाएगा। तो 1 से 2 पॉइंट में आप इसका कैसे एक्सप्लेन करोगे, ये मेन चीज है। तो जैसे ये देखिए, ये पॉइंट देखते हैं पहले, फिर पूरा क्वेश्चन देखेंगे कि इसकी स्थापना के माध्यम से उन्होंने क्या क्या किया। देशभक्ति, धर्मनिरपेक्षता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रसार किया। तो इस संस्था का योगदान तभी है जब ये कुछ कार्य अच्छे कर रही है, केवल स्थापना करने से तो योगदान होगा नहीं। अब जैसे एक पॉइंट और क्या है कि इन्होंने असेंबली में बम फेंका, है ना, वो यहाँ नहीं लिखा, लेकिन काफी छात्रों ने अपने उत्तर में लिखा हुआ है कि इन्होंने असेंबली में बम फेंका। लेकिन बम फेंकना कोई बड़ा योगदान थोड़ी है, वो तो कोई भी फेंक देगा। लेकिन जब सरदार भगत सिंह जैसे इंटेलिजेंट जो व्यक्ति हैं उनकी बात होती है तो उनका हर कार्य करने के पीछे एक उद्देश्य होता है। जैसे बोलते हैं ना कि महान लोग जो है कोई बड़ा कार्य नहीं करते हैं या बहुत अच्छा या अलग कार्य नहीं करते हैं, लेकिन वो जो नॉर्मल कार्य होता है उसे ही बड़े अच्छे तरीके से करते हैं और उसके पीछे एक संदेश छोड़ते हैं। जैसे इन्होंने असेंबली में बम फेंका, उस टाइम कितने क्रांतिकारी थे जिनको हम जानते भी नहीं, बम तो उन्होंने फेंके, लेकिन उस बम फेंकने के पीछे इनकी फिलोसफी क्या थी कि बहरी सरकार को जगाना। और इन्होंने ये कहा भी था जब वहां इनके ऊपर केस चला था और अदालत में भी इन्होंने पर्चे फेंके थे, और ये स्पष्ट किया था कि ये बम फेंकना हमारा किसी को मारना इसका उद्देश्य नहीं था, हमारा तो केवल जो ये अंधे और बहरी सरकार है इनके कान खोलना ही हमारा उद्देश्य था। और फिर आपने वो मूवी देखी होगी, जितनी भी चर्चाएं इनकी हुई थी कोर्ट के अंदर, जो तारीख लगी थी अंग्रेजों ने जब केस चलाया था, तो हर तारीख पे ये क्या करते थे, कुछ ऐसा विचार फेंकते थे, बताते थे लोगों को कि वो आगे समाज में अपना योगदान दे वो विचार। तो इन्होंने हर लाइन जो इन्होंने बोली या हर संस्था जो इन्होंने निर्माण किया जिसका भी, उनका एक बड़ा उद्देश्य होता था, न कि छोटा उद्देश्य। इन्होंने इसी इसी क्रम में इन्होंने क्या किया था, बम और पिस्तौल के केवल ये जो है ना, बम और पिस्तौल का उपयोग नहीं करना है नौजवानों को, बल्कि वैचारिक जो है तलवार जो है उसको भी तेज करना है, अर्थात विचारों को भी आपको जो है बम और पिस्तौल के जैसे ही समान रूप से अपना जो है उपयोगी बना देना है। तो ये इनका विचार था। तो देखिए, अब लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। जैसे कि बताया था कि भूमिका आप लिखेंगे, यहाँ कोई बुलेट पॉइंट वगैरह नहीं लगाएंगे, अभी भी कुछ छात्र बुलेट पॉइंट लगा रहे हैं, जो हमारी आंसर राइटिंग है सीधा लिखते हैं। पैराग्राफ पैराग्राफ की पहली लाइन थोड़ा सा आगे से करते हैं। आप देखते होंगे, कोई भी किताब पढ़ते होंगे तो पैराग्राफ की पहली लाइन यहाँ से शुरू नहीं होती है, ऐसे नहीं होती है। पैराग्राफ की पहली लाइन थोड़ा यहाँ से आगे शुरू होती है और फिर पैरा पूरा होता है। तो ऐसे ही आपको जब भी पैरा लिखना है, कहीं भी पैरा में अगर उत्तर लिख रहे हैं या कुछ विचार लिख रहे हैं अपने, तो यहाँ से शुरू करें ऐसे। अब देखते हैं, पढ़ते हैं भूमिका।
भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भगत सिंह का योगदान मात्र वीरता तक सीमित नहीं था। ये क्यों बताया? क्योंकि अधिकांश छात्र या जो आम जनता है वो क्या सोचते हैं कि बस इनका तो यही योगदान था कि भाई इन्होंने अंग्रेजों को मारा, बम बम फेंके, असेंबली में बम फेंका, ये सब। जबकि इनका वैचारिक योगदान तो इससे कहीं बड़ा था। तो इसी क्रम में हम लिखेंगे भूमिका। उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलनों को एक नई वैचारिक दिशा और बौद्धिक गहराई प्रदान की। देखिए ये कीवर्ड है, तो आप इनको अंडरलाइन कीजिएगा और हाईलाइट कीजिएगा। अब जैसे क्वेश्चन की डिमांड है, जैसे बताया कि मुख्य भाग यहां से शुरू होता है, उसकी सीधा हेडिंग डालेंगे उसका, स्वतंत्रता संग्राम में भगत सिंह का योगदान। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ छात्र ऐसे लिख देंगे योगदान और फिर नीचे लिखना शुरू कर देंगे। देखिए हेडिंग जो है वो प्रॉपर होना चाहिए, जैसे क्वेश्चन में जो पूछा है वही हेडिंग होना चाहिए। तो योगदान क्या, किसका योगदान? भगत सिंह का योगदान लिख दीजिए, कोई इसमें ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और एक आपका अच्छा उत्तर होगा। तो आगे चलते हैं हम। पहला पॉइंट देखते हैं इसमें योगदान में। पहला क्या था? क्रांतिकारी विचारधारा का पुनर्संयोजन। अब पुनर्संयोजन क्यों लिखा है इन्होंने? हम यहाँ केवल क्रांतिकारी विचारधारा का प्रसार भी लिख सकते थे ऐसे, लेकिन वो इतना अच्छा वर्ड नहीं होता, क्योंकि प्रसार तो सभी कर रहे थे। देखिए अंग्रेजों को मारने का काम या उनसे पंगा लेने का काम कितने नौजवान कर रहे थे, लेकिन पुनर्संयोजन अर्थात रीएडजस्टमेंट कैसे किया इन्होंने? इन्होंने क्रांति को वैचारिक परिवर्तन से जोड़ा। तो ये इनका मेन रोल था। देखिए भगत सिंह ने क्रांति की परिभाषा को केवल बम और पिस्तौल के उपयोग से बदलकर वैचारिक क्रांति की ओर मोड़ा, वैचारिक परिवर्तन की ओर मोड़ा। अर्थात इन्होंने एक वैचारिक क्रांति दी, न कि केवल एक हिंसक क्रांति। अब ये इन्होंने, इनका एक स्टेटमेंट था, ये लिख दीजिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि क्रांति की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। अर्थात जो जैसे कोई पत्थर पर हम जो चाकू तेज करते हैं ना, तो ये इसका मतलब है कि जो क्रांति की तलवार जो है, जो हम क्रांति उठा रहे हैं, वो जब विचार विचार अच्छे होंगे तो उनके ऊपर ही होगी। जितने अच्छे विचार होंगे उतनी ही तेज हमारी वैचारिक क्रांति होगी। तो ये लिखने के बाद आप ये लिख दीजिए, एक एरो ऐसे लगा दीजिए जिससे उत्तर जो है आपका इंटरेस्टिंग बना रहे। यहाँ एक एरो ऐसे लगा दीजिएगा, या इसको पूरे को अंडरलाइन कर दीजिएगा या बॉक्स में कर दीजिएगा, क्योंकि एक कथन है तो अलग से दिखना चाहिए। इसके बाद देखिए एचआरए, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से एचएसआरए की स्थापना जो हुई थी उसमें इनका योगदान था, क्योंकि यहाँ सोशलिस्ट शब्द इन्होंने जोड़ा था। सोशलिस्ट शब्द का अर्थ यही है, आप जानते हो कि समाज में क्या है, समानता होनी चाहिए। तो इन्होंने परिवर्तन करने में मुख्य भूमिका निभाई, जिससे आंदोलन के का लक्ष्य केवल आजादी नहीं, केवल उस समय इन्होंने कहा था कि हमें केवल आजादी अंग्रेजों से नहीं चाहिए, हमें जो समाज में शोषण हो रहा है, जाति पाति है, धार्मिक हिंसाएं हैं, इनसे भी शोषण मुक्त होना पड़ेगा। तो वही इन्होंने लिखा था कि बल्कि एक शोषण मुक्त समाज की स्थापना करना हमारा उद्देश्य है। तो ये 2 पॉइंट इसमें लिख दीजिए। तीसरा देखते हैं, सेकंड पॉइंट देखते हैं, युवा और जनमानस का जागरण। कैसे किया जागरण इन्होंने? देखिए भारत नौजवान सभा की स्थापना की, तो इससे काफी युवा जुड़े उस समय। इसकी स्थापना के माध्यम से उन्होंने युवाओं में देशभक्ति, धर्मनिरपेक्षता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रसार किया। तो जैसे मैंने बताया था कि क्वेश्चन में योगदान पूछा है, तो आप जो भी उसका विचार है, संस्था है, उनका योगदान बताएंगे कैसे कैसे किया है। अगला पॉइंट देखिए, प्रचार का माध्यम। इन्होंने देखिए प्रचार का माध्यम एक इनोवेटिव तरीका था ये। उस समय क्या होता था, केवल प्रचार या तो बोल के होता था या लिखकर पैम्पलेट वगैरह के थ्रू से होता था, लेकिन इन्होंने जो भी ये कार्य कर रहे थे, जैसे किसी की हत्या की या किसी किसी को सजा दी या बम फेंका, उसके पीछे एक विचार छोड़ते थे। ये ऐसा नहीं कि भाई आए और बस मार के भागे, ये काम नहीं करते थे ये, क्योंकि बुद्धिमान लोग थे। देखिए सैंडर्स की हत्या और दिल्ली असेंबली में बम फेंकने का उद्देश्य किसी की जान लेना नहीं, बल्कि बहरी सरकार को सुनाना और अदालती कार्रवाई के माध्यम से अपने क्रांतिकारी विचारों को पूरे देश तक पहुंचाना। तो आपने भगत सिंह, द लीजेंड भगत सिंह मूवी भी देखी होगी, उसमें भी ऐसे ही सब कुछ था। तो ये पॉइंट आप लिखेंगे, थोड़ा अलग सा पॉइंट लिखेंगे। देखिए अगला पॉइंट देखते हैं, सब हेडिंग। तीसरा क्या है? धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद पर बल। तो भगत सिंह ने उस समय के सांप्रदायिक माहौल में कट्टर धर्मनिरपेक्षता का समर्थन किया। अर्थात इन्होंने बोला कि धर्मनिरपेक्षता तो होनी ही चाहिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब जो भी है भारत के जितने निवासी है, सबको मिलकर कार्य करना चाहिए आजादी के लिए। इन्होंने फिर देखिए एक इनका बड़ा फेमस लेख था, तो क्योंकि उसका भी जिक्र आप करेंगे तो लगेगा कि एग्जामिनर को कि हाँ आपने भगत सिंह को अच्छे से पढ़ा हुआ है। उनके प्रसिद्ध लेख मैं नास्तिक क्यों हूं, ये इनका एक लेख था, ने स्वतंत्रता सेनानियों के बीच तर्कवाद और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा दिया। क्या करते हैं छात्र कि बस ये लिख देंगे उन्होंने ये लेख लिखा, जबकि ये नहीं बताएंगे इस लेख का योगदान क्या था। योगदान क्या था इसका? तर्कवाद, वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना। ये ऐसे ही नहीं बोलते थे कि मैं नास्तिक हूं, इसका अर्थ ये नहीं था कि भाई मेरी भगवान में आस्था ही नहीं है। जो व्यक्ति भारत को अपनी भारत माँ बोलता है, तो उसका तो भगवान में, माता पिता में, सब में विश्वास होगा। तो उसका कहने का अर्थ क्या था, ये देखिए आप, तर्कवाद और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना। अर्थात इनका मानना यह था कि सबसे ऊपर मानवता है। आगे चलते हैं।
फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं उस सब हेडिंग के अंदर ही इन्होंने किसानों श्रमिकों की शक्ति को पहचाना और उन्हें उन्हें राष्ट्रीय आंदोलन से की मुख्य धारा से जुड़ने का आह्वान किया। तो ये पॉइंट आप छोड़ भी सकते हैं क्योंकि 125 शब्दों का क्वेश्चन है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। लेकिन 200 शब्दों में पूछा है तो आप लिखिए, क्योंकि फिर वहां पेज कम पड़ जाएंगे। और यूपीएससी का आपको पता ही होगा, जो 8 अंक के क्वेश्चन होते हैं उसमें 2 पेज देते हैं, इसी पे आपका थोड़ा क्वेश्चन भी लिखा रहता है। और जो 12 अंक के क्वेश्चन होते हैं 200 शब्द वाले, उसमें 3 पेज होते हैं, यहाँ इसमें क्वेश्चन लिखा रहेगा, तो आपको 2.5 पेज से ज्यादा मिलते हैं। और ये एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव होता है, अगर आप उत्तर केवल एक ही पेज में लिख कर आते हैं तो उनको लगेगा कि कम लिखा है, तो नंबर आपके आधा अंक कम मिल जाएगा, भले ही कितना अच्छा भी कोई उत्तर आपने लिखा है। तो कम से कम ये 125 वाले पूरे 2 पेज में लिखिए, नहीं तो थोड़ी सी इतनी सी जगह बच जाए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो लेकर जाइए। ऐसे ही ये इसको भी कुछ छात्र क्या करते हैं, छोटा छोटा लिखते हैं और 2.5 पेज में खत्म कर देते हैं, 2 पेज में। वो गलत अप्रोच है। देखिए तीसरे पेज तक तो आपको उत्तर लेकर जाना ही है भाई। उन्होंने आयोग ने कुछ 3 पेज दिए तो कुछ सोच कर ही दिए होंगे ना, नहीं तो 2 पेज भी दे सकते थे। तो बीच में हेडिंग बनाइए, अगर नए उत्तर पेज भर रहे हैं तो कुछ इस प्रकार से फ्लो चार्ट बना दीजिए जिससे थोड़ा पेज भर जाए। एक आध कथन वगैरह लिख दीजिए किसी भी हस्ती से संबंधित जो उस क्वेश्चन की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग, और अपना पूरे पेज भरने की प्रयास कीजिए। जिन्होंने आरटीआई से कॉपी देखी, देखिए मैंने भी देखे और उन्होंने भी देखे, वो सबका मानना ही है जितने भी अनुभवी छात्र है कि कम से कम उत्तर जो है अंतिम पेज जितना भी दिया है, 2 पेज दिया है, तो इसके आधे से अधिक तक जाना चाहिए। ऐसे ही 3 पेज वाले में कम से कम 2.5 से 2.25 या 3 लिखो तो वेल एंड गुड। अगला पॉइंट देखते हैं, साम्राज्यवाद का वैश्विक विरोध इन्होंने किया था। देखिए इन्होंने साम्राज्यवाद का विरोध किया था, और इसमें क्या पॉइंट लिखेंगे आप ये देखें। भगत सिंह ने ब्रिटिश शासन को केवल एक विदेश शक्ति के रूप में नहीं देखा। देखिए इनका सोचने का तरीका कितना बड़ा था, है ना। सब सोचते थे कि हाँ ये कोई विदेशी पावर है, लेकिन ये समझते थे कि इसके पीछे क्या क्या लॉजिक है, ये विदेशी लोग यहाँ आए क्यों हैं। इन बल्कि पूंजीवादी साम्राज्यवाद के प्रतीक के रूप में देखा। तो पूंजीवादी साम्राज्यवाद वही इन्होंने क्या है, जैसे दादा भाई नेहरू जी ने बताया था कि ये हमारे यहाँ से धन लेकर भाग रहे हैं, बस यहाँ आए, इनका एकमात्र कारण शासन करना नहीं था, इनका एकमात्र कारण था कि अपना आर्थिक लाभ देखे। जब इनको आर्थिक लाभ कम होना हुआ, वैश्विक दबाया, तब ये छोड़ के भागे भारत। उस समय स्थिति ऐसी बन चुकी थी कि इनका यहाँ रहना मुश्किल था। आगे देखिए दूसरा पॉइंट, भगत सिंह का योगदान क्या था। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे आंदोलनों का अध्ययन किया। देखिए ये ना बड़ी मतलब बड़ी पढ़ाकू व्यक्ति थे ये, इतने इन्होंने लेखक पढ़े थे, इतनी किताबें पढ़ी थी कि इनके ज्ञान का बड़ा उच्च स्तर था। और आगे पॉइंट देखते हैं अभी, भारतीय संघर्ष को एक वैश्विक उपनिवेशवाद संघर्ष से जोड़ा। क्योंकि आपको पता होगा कि अंग्रेजों का शासन जो है केवल भारत में नहीं था, उस समय अफ्रीका के अनेक देशों में था, अमेरिका अमेरिका में भी था, और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कई मतलब पूरे देश में इन्होंने राज, पूरी दुनिया में इन्होंने राज किया। तो इन्होंने क्या किया कि दूसरे आंदोलन देखे कि दूसरे देशों में कैसे आंदोलन चले थे, जो जो आजाद हुए वो कैसे हुए हैं, और जो अभी चल रहे हैं आंदोलन उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनका समर्थन करना चाहिए। तो इन्होंने इसका भी आह्वान किया। आगे देखते हैं, जेल में भूख हड़ताल तो इन्होंने की थी, और आंदोलन किया था वो तो आपको पता ही होगा। वहां देखिए इन्होंने क्या किया, इस भूख हड़ताल के जरिए इन्होंने जो कैदी हैं उनके मानवाधिकारों की वकालत की कि भाई हमको भी अच्छा खाना मिलना चाहिए, कैदियों को भी एक डिग्निटी का राइट है। अभी भी आप देखते होंगे कैदियों का जो भी जेल है उनका एनजीओ निरीक्षण करते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी, एनएचआरसी भी वहां जाता है जेलों में फिलहाल भी, है ना। ये एक एनएचआरसी का कार्य है कि उनकी दशा देखें कि कैदी भले ही है, उन्होंने जुर्म किया है, उसकी सजा मिलनी है, लेकिन उनको अच्छा खाना, रहने की व्यवस्था प्रॉपर होनी चाहिए। तो ये जो इनकी भूख हड़ताल था, देखिए ये आज भी इंप्लीमेंट हो रही है, आज भी प्रासंगिक है। तो भारतीय कैदियों के साथ भेदभाव ज्यादा होता था उस समय के विरोध में ऐतिहासिक भूख हड़ताल की। इसने स्वतंत्रता संग्राम को जन समर्थन और अंतर्राष्ट्रीय ध्यान मिला कि भाई अंतर्राष्ट्रीय जो विचारक थे उनका ध्यान इधर आया कि देखिए भारत के लोग भी कितना महान कार्य कर रहे हैं। आगे चलिए, प्रतीकवाद और बलिदान का प्रभाव। देखिए प्रतीकवाद क्या होता है कि मतलब कुछ कार्य कर रहे हैं तो उसका कुछ एक रीजन है, और बलिदान भी दे रहे हैं तो उसका भी क्या प्रभाव होगा समाज पे। इनको पता था कि हमारा बलिदान हमें फांसी दी जाएगी, लेकिन इन्हें पता था कि हमारे बलिदान का आगे प्रभाव कितना पड़ेगा समाज पर। तो राजगुरु भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव की शहादत ने पूरे देश में राष्ट्रवाद की अभूतपूर्व लहर पैदा कर दी है। तो आपको पता ही है यहाँ तक की इतनी पॉपुलरिटी थी इनकी, कुछ लोगों ने गांधी जी का भी विरोध किया था कि आपने इरविन समझौते में कठोर शब्दों में क्यों नहीं कहा कि भगत सिंह को आजाद करो, अगर वो कहते तो ये आजाद हो जाते। हालांकि उन्होंने मांग रखी थी, लेकिन अंग्रेजों ने मांग को अनसुना कर दिया, और गांधी जी ने भी उतना सीरियस नहीं लिया। अगर वो सच में उस टाइम सीरियस लेते, क्योंकि उस समय क्या होगा, सेकंड गोलमेज सम्मेलन होना था, और गोलमेज में कांग्रेस की भागीदारी जो है वो गांधी जी की हाँ या ना के ऊपर डिपेंड करती थी। इसलिए इरविन ने क्या किया था, समझौता किया गांधी जी से कि आपकी मांगे मान लेंगे और आप गोलमेज सम्मेलन में शामिल हो जाए। तो उनकी जो मांगे थी उनमें एक मांग थी ये भी, लेकिन अंग्रेजों ने ये मांग नहीं मानी। और
ऐसा बोलते हैं कि गांधी जी की उनको इतनी जरूरत थी अंग्रेजों को उस समय, अगर ये बड़े ही कठोर शब्दों में कहते कि नहीं ये मांग पूरी करो, तो वो हो सकता है मान भी लेते। चलो आगे देखते हैं। आप ये पॉइंट लिखिए यहाँ पर। उनका नारा इनकलाब जिंदाबाद, देखिए क्या था ये आंदोलन, जय राष्ट्रीय राष्ट्रीय नारा बन चुका था। हर कोई उस समय ये बोलता था इनकलाब जिंदाबाद। इन्होंने इसका खूब प्रचार किया था। उनके बलिदान ने गांधी जी इरविन समझौते और उसके बाद के राजनीतिक घटनाक्रम पर गहरा प्रभाव डाला, जो भी बताया आपको। तो ये नारा किसी और ने दिया था, लेकिन इन्होंने इसका प्रचार किया था। ये इनका नारा मतलब इन्होंने गढ़ा नहीं था ये, लेकिन ये नारा इतना पॉपुलर हो चुका था क्योंकि सारे क्रांतिकारी उस समय ये इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते थे। किसने दिया था आप कमेंट में बताएं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना प्रीलिम्स में आता है। अल्लामा इकबाल का था या किसका था, आप बताइए, है ना, इनकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह अब देखिए निष्कर्ष लिखते हैं। निष्कर्ष में क्या हुआ, मैंने ये हेडिंग हटा दिया अभी, ये तो आपको समझाने के लिए था निष्कर्ष। अब कुछ छात्र क्या हो रहे हैं, कंफ्यूज करके ना ऐसे निष्कर्ष हेडिंग डाल के निष्कर्ष लिख रहे हैं। ये हेडिंग नहीं डालना है, सीधा निष्कर्ष लिख देना है। एग्जामिनर समझदार है वो समझ जाएगा कि ये निष्कर्ष है। भगत सिंह का योगदान केवल एक सशस्त्र क्रांतिकारी के रूप में नहीं था, बल्कि एक गहन विचारक के रूप में था। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के लक्ष्य को व्यापक बनाया, अर्थात ब्रॉड बनाया, और भविष्य के स्वतंत्र भारत के लिए एक ऐसे लोकतांत्रिक समाजवादी ढांचे का सपना देखा जहां इंसान के हाथों इंसानों का शोषण न हो। तो इन्होंने केवल अंग्रेजों तक ही अपना आंदोलन नहीं रखा, इन्होंने समाज में भी अपने आंदोलन का प्रसार किया और समाज को भी आह्वान किया कि ऐसा समाज बनाइए जहां समानता का अधिकार हो, गरीब अमीर के बीच खाई ना हो। तो दोस्तों ये आप इंग्लिश में पढ़ लेना, इंग्लिश मीडियम के छात्र जो है डिस्कशन कर ही चुके हैं। और ये जो आप यहाँ है जो इसका जो प्रेजेंटेशन है वो अपना ऐसे रख के ठीक ठाक। और ये टेलीग्राम चैनल जितने भी नए छात्र ज्वाइन कर लीजिए जरूर, फोकस ISPCS, यहीं पर इसका PDF मिलता है और अन्य जो भी सूचनाएं होती है एग्जाम से रिलेटेड आपको दे दी जाती है। और दोस्तों ये यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें, क्योंकि उससे ही हमें एनर्जी मिलती है। अभी हमारा एकमात्र मोटिवेशन यही है कि आप लोग लाइक करते हैं तो हमें अच्छा लगता है, कमेंट करते हैं तो। और ये देखिए दोस्तों, मैं बता देता हूँ, जिनको आंसर राइटिंग से जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं। आपकी कॉपी प्रॉपर चेक हो रही है, ऐसे आपको बताया जाए कैसे कैसे लिखना है। भूमिका अच्छी है लेकिन संक्षिप्त न करें, और इस प्रकार से बताया जाए कि हेडिंग कैसे लिखना है, सब हेडिंग कैसे डालने हैं, बुलेट पॉइंट कैसे करने हैं। तो कैसे लगा आपको आज का ये लेक्चर, बताइए जरूर कमेंट में। और तब तक के लिए पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और सिलेक्शन लेकर रहिए। जय हिंद।